नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। कांग्रेस में ढाक के 3 पात वाले हाल है, अन्यथा कोई कारण नहीं था जो पार्टी में ए.के. एंटनी या जनार्दन द्विवेदी जैसे सुधीर नेताओं के कहे पर विचार होता। इन 2 नेताओं ने कांग्रेस की बिगड़ती दशा को लेकर पते की बात कही हुई है। ए.के. एंटनी ने 2 टूक शब्दों में कहा हुआ है कि कांग्रेस को हिंदू विरोधी इमेज ले डूबी। उधर आम चुनाव से बहुत पहले जनार्दन द्विवेदी ने पार्टी को चेताते हुए कहा था कि जात और आरक्षण की राजनीति छोड़ी जाए, वक्त बदल गया है। कांग्रेस के 2 आला नेताओं के ये ख्याल कांग्रेस की दुर्दशा की हकीकत है, लेकिन दोनों नेताओं के बोल पर पार्टी को साफ सूंघा। बात आई गई होने दी गई। जाहिर है राहुल गांधी या कि आला कमान का रवैया जस का तस है। नरेंद्र मोदी और भाजपा राजनीति के पैरामीटर बदल दे रहे हैं। महाराष्ट्र में गैर मराठा, हरियाणा में गैर जाट और झारखंड में गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिया। जात से ऊपर उठ भाजपा सर्व हिंदू वोट की राजनीति कर रही है, मगर कांग्रेस ने फिर गलती की जो कश्मीर घाटी की मुस्लिम भावनाओं में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने के पेतरे चले। कांग्रेस ने भाजपा का इसलिए विरोध किया क्योंकि उसने जम्मू के हिंदू मतदाताओं की इच्छा के अनुसार हिंदू मुख्यमंत्री की जिद की। इससे पूरे भारत में यह मैसेज गया है कि कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री के रास्ते में रोड़े अटकाए। सचमुच यह बात बिहार के गांव चौपाल की चर्चा से निकली हुई है। जाहिर है कांग्रेस बिना विचार, दूरदृष्टि और समझ के ढाक के 3 पात वाली दशा में है। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले गपशप और खास सुर्खियां हैं। शुरुआत सियासी गपशप से करते हैं। बिहार में सत्तारूढ़ जनता दल यू और उसकी सहयोगी राजद के विलय से पहले बगावत की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। राज्यसभा चुनाव में पार्टी के खिलाफ काम करने वाले 4 विधायकों की सदस्यता हाईकोर्ट से बहाल होने के बाद जदयू नेतृत्व की मुश्किल बढ़ गई है। 4 और विधायकों ने अपनी सदस्यता खत्म किए जाने के खिलाफ अदालत में याचिका डाल दी है। अगर उनको भी राहत मिल गई तो ये 8 विधायक पार्टी के भीतर एक अलग गुट बनाएंगे। 8 बागी विधायक विलय के फैसले से लेकर नेतृत्व परिवर्तन, कैबिनेट में फेरबदल, कामकाज आदि सभी मामलों में फच्चर डालेंगे। ये सभी नेता भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। बाढ़ के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू इनका नेतृत्व कर रहे हैं। इनका कहना है कि राज्यसभा चुनाव के समय 18 लोग इनके साथ थे, लेकिन कार्रवाई सिर्फ 8 लोगों पर हुई। इनका दावा है कि इनकी संख्या 35 तक पहुंच जाएगी, यानी राजद और जदयू के विलय के समय 35 विधायक इसका विरोध कर सकते हैं। ये सभी विधायक जनता दल यू को बनाए रखना चाहते हैं। ये तकनीकी पेंच आएगा। इनका कहना है कि जब नीतीश कुमार, शरद यादव आदि ने जनता दल यू बनाया तब भी पुरानी समता पार्टी बची रही थी। उसी तरह अगर जदयू के कुछ नेता समाजवादी जनता दल बनाते हैं तब भी जदयू बचा रहेगा। बागी विधायक मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को इसका नेता बनाना चाहते हैं और उनका कहना है कि बचे हुए जदयू को भाजपा का समर्थन मिल जाएगा, यानी भाजपा के समर्थन से बिहार में सरकार चलती रहेगी। संसद के बजट सत्र में शीतकालीन सत्र की कहानी दोहराई जाएगी। एक तरफ सरकार बजट सत्र में आर्थिकी के तमाम बड़े एजेंडे को पास कराने की कोशिश में है, तो दूसरी ओर विपक्ष विरोध करने के लिए एकजुट हो रहा है। शीतकालीन सत्र होने के 2 हफ्ते में 8 अध्यादेशों की मंजूरी से विपक्ष बुरी तरह से नाराज है। हालांकि इनमें से कुछ मसलों पर विपक्षी पार्टियों की सहमति भी है। मिसाल के तौर पर नागरिकता कानून में बदलाव करके PIO और OCI को एक करने पर कांग्रेस भी सहमत है और दूसरी पार्टियां भी। लेकिन सत्र खत्म होने के बाद जिस अंदाज में अध्यादेश लाए गए हैं उनसे उनकी नाराजगी बढ़ी है। सो कांग्रेस के साथ साथ जनता परिवार की सभी 6 पार्टियां, लेफ्ट मोर्चा और ममता बनर्जी की पार्टी ने एकजुट होकर बजट सत्र में काम रोकने की रणनीति बना ली है। सत्र शुरू होने से पहले कई दिन तक इन सभी पार्टियों का जन आंदोलन भी चलेगा। अगले महीने के तीसरे हफ्ते में बजट सत्र शुरू होना है। उससे पहले लगभग समूचे विपक्ष की गोलबंदी शुरू हो गई है। कोयला खदान मजदूरों की हड़ताल हालांकि टल गई है, लेकिन विपक्ष की सभी पार्टियों ने इसका समर्थन करके एकजुटता दिखाई है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि वो कोयले पर लाए गए अध्यादेश का भी विरोध करेगी, यानी अब कोयला, लौह अयस्क, बीमा भूमि अधिग्रहण आदि सब के अध्यादेशों का विरोध होगा। सरकार में भी कुछ मंत्री मान रहे हैं कि अध्यादेश लाने से नुकसान है। इसकी वजह से विपक्ष के साथ टकराव बढ़ गया है और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भी सकारात्मक संकेत नहीं जा रहा है।
कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने एक रणनीति के तहत आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की बात कही है। भले प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने इसे खारिज कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने अपना काम कर दिया है। दिसंबर 2012 के चुनाव के दौरान भी कांग्रेस ने कहा था कि वो आम आदमी पार्टी के साथ सरकार बना सकती है। तब भी आप और कांग्रेस दोनों ने आधिकारिक रूप से इसका खंडन किया था। इस बार भी वही रणनीति दोहराई गई है और शीला दीक्षित ने कहा है कि चुनाव बाद कांग्रेस जरूरी हुआ तो आपको समर्थन कर सकती है। असल में कांग्रेस मतदाताओं को यह मैसेज देना चाहती है कि अकेले भाजपा विकल्प नहीं है। भाजपा ने जैसी हवा बनाई है उससे ये जाहिर किया जा रहा है कि उसकी सरकार बनने जा रही है। ये भी प्रचार हुआ है कि लोकसभा चुनाव की तरह ही आप इस बार हार जाएगी। इस प्रचार की काट के तौर पर शीला दीक्षित ने कांग्रेस समर्थित आप सरकार का शिगुफा छोड़ा है। इससे आप और कांग्रेस दोनों का वोट एकजुट होगा। कांग्रेस के जानकार सूत्रों का कहना है कि पार्टी को अपने से ज्यादा आपकी चिंता है। उसकी पहली चिंता ये है कि किसी तरह भाजपा का विजय रथ रुके। ये काम अगर आपके द्वारा होना है तो कांग्रेस को उसकी मदद करने में कोई हिचक नहीं है। कांग्रेस नेता आपकी जीत का जश्न मनाने के लिए तैयार हैं। अब आज की सुर्खियां हैं, ये लीक से कुछ हटकर है और इनसे देश की दशा दिशा को बूझ सकेंगे। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात कर पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह बाजवा को हटाने की मांग की है। हालांकि सोनिया गांधी से उनके आवास पर मुलाकात के बाद अमरिंदर ने कहा कि वो उनकी सेहत का हालचाल जानने आए थे, क्योंकि जब सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती थी तब वो विदेश में थे। लेकिन बताया जा रहा है कि उन्होंने सोनिया गांधी से बाजवा को हटाने के लिए कहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बाद में ये भी कहा कि बाजवा कांग्रेस को जीत नहीं दिला सकते। लोकसभा में उपनेता अमरिंदर सिंह काफी समय से बाजवा को हटवाने की मुहिम चला रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रवासी भारतीयों से कहा कि भारत उन लोगों के साथ सिर्फ धन का रिश्ता नहीं चाहता है, बल्कि मन का रिश्ता चाहता है। उन्होंने कहा कि सरकार दुनिया भर में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों में सिर्फ निवेश की संभावना नहीं देख रही है, बल्कि उनके साथ गहरे संबंध भी बनाना चाहती है। 13वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आखिरी दिन आज राजनाथ सिंह ने उन्हें स्वदेशी करार देते हुए कहा कि सरकार एक प्रतिष्ठित, स्वनिर्भर और मजबूत भारत बनाना चाहती है, जो प्रवासियों के सहयोग के बगैर संभव नहीं है। इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रवासी भारतीयों को बड़ी पूंजी बताते हुए उनसे सहयोग की अपील की थी। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि एक बार फिर डीएम के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। वो लगातार 12वीं बार अध्यक्ष चुने गए हैं। उनके छोटे बेटे एम.के. स्टालिन को एक बार फिर पार्टी का कोषाध्यक्ष चुना गया है। इससे पार्टी में उनकी नंबर 3 की हैसियत कायम रहेगी। करुणानिधि की बेटी और राज्यसभा सांसद कनिमोई पार्टी की महिला शाखा की सचिव चुनी गई हैं। पार्टी अध्यक्ष के तौर पर करुणानिधि का कार्यकाल 4 साल का होगा। इससे पहले पार्टी में इस बात को लेकर विवाद खड़ा हो गया था कि स्टालिन खुद अनबाजगन की जगह महासचिव बनना चाहते हैं। धार्मिक स्थलों पर अक्सर होने वाली भगदड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज राज्य सरकारों को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को फटकार लगाते हुए कहा है कि वो इस सिलसिले में 14 दिन के अंदर अदालत में हलफनामा दायर करें, और अगर वो हलफनामा नहीं दायर करते हैं तो अदालत आदेश जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके कहा गया था कि हर साल अलग अलग जगहों पर धार्मिक कार्यक्रमों में भगदड़ मचती है, जिसमें अनेक लोग मारे जाते हैं। इसे रोकने के लिए एक समान कानून होना चाहिए। इसी पर अदालत ने हलफनामा देने को कहा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और बसपा के नेता हाजी याकूब कुरैशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कुरैशी ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक व्यंग्य पत्रिका शार्ली हेब्दो के दफ्तर पर हुए आतंकी हमले की तरफदारी की थी। इस हमले में 10 पत्रकारों सहित 12 लोग मारे गए थे। इस हमले के बाद कुरैशी ने कहा था कि यदि कोई मोहम्मद पैगंबर पर कार्टून बनाता है तो वो पेरिस के कार्टूनिस्टों की तरह मौत को दावत देगा। उनके इस बयान को लेकर सामुदायिक भावना भड़काने का मामला दर्ज किया गया है। मेरठ के कोतवाली थाने में एक इंस्पेक्टर की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ था। पहले यह खबर भी आई थी कि कुरैशी ने पेरिस के हत्यारों को 51 करोड़ रुपए का इनाम देने का ऐलान किया है। हालांकि बाद में उन्होंने इसका खंडन कर दिया। श्रीलंका में एक दशक बाद सत्ता परिवर्तन हो गया। महिंदा राजपक्षे को हराकर मैत्रीपाला सिरिसेना देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने आज 6 बजे राष्ट्रपति पद की शपथ ली। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको फोन करके बधाई दी और सहयोग का वादा किया। श्रीलंका में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम का आंदोलन खत्म करने का श्रेय महिंदा राजपक्षे को जाता है, लेकिन इस चुनाव में तमिल और मुस्लिम मतदाताओं की नाराजगी उनको भारी पड़ी। कल हुए चुनाव में तमिल और मुस्लिम इलाकों में भारी मतदान हुआ था। हालांकि राजपक्षे देश की बहुसंख्यक सिहली व बौद्ध आबादी में ज्यादा लोकप्रिय हैं, लेकिन करीब 1.5 करोड़ मतदाताओं में से 56% से ज्यादा ने श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के महासचिव सिरिसेना का समर्थन किया है। राजपक्षे के 10 साल के राज में तानाशाही, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। उनका रुझान चीन की ओर था, लेकिन सिरिसेना ने कहा है कि वो गुटनिरपेक्षता की पुरानी नीति पर चलेंगे। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर खुलासा होगा।
जयराम रमेश, गुलाम नबी आजाद, दिग्विजय सिंह से लेकर कांग्रेस के तमाम प्रवक्ता अभी भी ऐसे बयान, ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कुल मिलाकर हिंदू बहुसंख्यक आबादी में पार्टी का ग्राफ लगातार गिर रहा है। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर जयराम रमेश ने नरेंद्र मोदी को जिस अंदाज में तानाशाह बताया वह पुराने सबक की अनदेखी है। इस पर आगे चर्चा करें उससे पहले देखें मेरा यह खुलासा। पिछले साल कांग्रेस लोकसभा के साथ साथ 6 ऐसे राज्यों में चुनाव हारी है जहां वो सत्ता में थी। एक साल में इतना बुरा नतीजा संभवतः किसी पार्टी ने नहीं झेला होगा। इसके बावजूद ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने कोई सबक नहीं लिया है। कांग्रेस की राजनीति उसी पुराने ढर्रे पर चल रही है। पार्टी के नेता हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और इस इंतजार में हैं कि जैसे पहले गैर कांग्रेसी सरकारें अपने आप चली गई थी वैसे ही ये भी चली जाएगी। कांग्रेस के एक नेता का कहना है कि कांग्रेस या तो सत्ता में रहती है या सत्ता के इंतजार में रहती है। सो अभी कांग्रेस के नेता सत्ता का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है कि अब देश की राजनीति बदल गई है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की जो सरकार बनी है वो पहले की गैर कांग्रेसी सरकारों से अलग है। इसका नेतृत्व, एजेंडा और कामकाज का तरीका सब अलग है। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह की राजनीति गुजरात में की और कांग्रेस को स्थायी रूप से सत्ता से बाहर किया, उस तरह की राजनीति वो दिल्ली में भी कर रहे हैं। उन्होंने विकास और सुशासन को राजनीतिक एजेंडा बनाया है, लेकिन उनके आसपास अपने आप बहुसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है। इसे रोकने का कांग्रेस के पास कोई तरीका नहीं दिख रहा है। कांग्रेस अब भी पुराने फॉर्मूले पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस की बैठकों में चर्चा के दौरान इस पर विचार हुआ है कि जनता के बीच कांग्रेस की छवि हिंदू विरोधी पार्टी की हो गई है। इस खतरे को भांपने के बाद ही पिछले साल पार्टी की एक बैठक में यह तय हुआ कि पार्टी सभी धर्मों के त्योहार मनाएगी। मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई और पार्टी कार्यालय में गणेश उत्सव का आयोजन हुआ, लेकिन उसके बाद फिर पार्टी पुराने ढर्रे पर लौट आई। फिर से समूचा फोकस धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण के मुद्दे पर रहा। कांग्रेस ने दूसरी विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर संसद के शीतकालीन सत्र में कामकाज नहीं होने दिया। धर्मांतरण के छिटपुट विवाद को मुद्दा बनाकर कांग्रेस ने राज्यसभा को ठप किया। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी ने हिंदू संगठनों के एजेंडे को ठंडा करने का मैसेज दिया। खबर आई कि उन्होंने धर्मांतरण, लव जिहाद आदि का एजेंडा चला रहे संगठनों को सख्त संदेश दिलवाया है कि वो अपने इस तरह के काम बंद करें। भाजपा के अध्यक्ष अमित शाह ने भी इस तरह की घटनाओं पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि इससे सरकार का विकास का एजेंडा पटरी से उतरेगा। यानी भाजपा जिन नेताओं को सांप्रदायिक करार देती है वो विकास, सुशासन, कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आदि के मुद्दे उठा रहे हैं और कांग्रेस खोज खोज कर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के मुद्दे उठा रही है। उसे अंदाजा ही नहीं है कि ऐसे किसी भी ध्रुवीकरण का उसे नुकसान होगा। शुरुआत में कांग्रेस नेताओं ने सरकार के यूटर्न, कालाधन, यूपीए की योजनाओं को लागू करने आदि का मुद्दा उठाया, लेकिन बहुत जल्दी उसने इन सबको छोड़ दिया। ऊपर से उसके पास मणिशंकर अय्यर जैसे नेता हैं जिन्होंने पेरिस में पत्रिका के दफ्तर पर हुए हमले को एक तरह से जायज ठहराते हुए कहा कि यह आतंकवाद के खिलाफ छेड़ी गई जंग का अनिवार्य नतीजा है। इन सब बातों का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है। अब एक ब्रेक है, उसके बाद कांग्रेस की राजनीतिक सोच पर चर्चा करेंगे। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में भाजपा की हिंदू मुख्यमंत्री बनाने की राजनीति का विरोध किया, आर्थिक सुधारों के अध्यादेशों का विरोध किया, जात राजनीति, किसान राजनीति, मुस्लिम राजनीति, धर्मांतरण आदि पर ऐसे स्टैंड लिए जिससे देश दुनिया में मैसेज गया है कि कांग्रेस सुधरने को, बदलने को तैयार नहीं है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार वेंकटेश केसरी है। केसरी जी, राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में हारने के बाद दर्जनों लोगों से मुलाकात की, 300-400 लोगों से, प्रमुख कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की, बताते 30-40 मीटिंगें हुई। उस सब के बाद लब्बो लुआब में कांग्रेस में क्या रणनीति, क्या राजनीतिक सोच बनती लगती है? एक ऑफिशियल स्टेटमेंट कांग्रेस ने बता दिया है कि राहुल गांधी ने कहा कि जो जनरल सेक्रेटरी है वो स्टेट में जाए और ये जो सिलसिला है बातचीत का वो स्टेट में आगे रखे, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक प्रेसिडेंट से बात करें। लेकिन जो पता चला है कांग्रेस के अंदर से कि एक नोट बनाई गई, उस नोट के अंदर बहुत सारे इश्यूज हुए, लेकिन एक इश्यू ये था कि हिंदू बीजेपी के पास क्यों जा रहे हैं और कांग्रेस के पास क्यों ना आ रहे बेसिकली। तो इसके अंदर कांग्रेस खुल के बात नहीं कर रही है, हिंदुत्व के ऊपर डिबेट करना नहीं चाहती। इसका एक कारण है कि बीजेपी के पास भी हिंदू आइकॉन है नरेंद्र मोदी के जैसा, वैसा कांग्रेस के साथ में कोई नहीं है।
एक ज़माने में कांग्रेस समय के साथ बदलती थी, लेकिन रीजनल पार्टी की जो स्ट्रेटेजी है, जो उनके फोकस है, वो कांग्रेस पे हावी हुई है। अगर वैसा मान जाए तो राजीव गांधी से ही कांग्रेस के पास में वो वैचारिक सोच रही नहीं, अभी AK एंटनी ने भी ये कहा था कि कांग्रेस इसलिए डूबी क्योंकि वो हिंदुओं में ये माना गया है कि ये तुष्टीकरण या मुस्लिम परस्त है। ये एक बात, या इस पे जो भी इमेज को लेकर कि भाई वो हिंदू विरोधी है या हिंदू की चिंता नहीं करती है, इसको लेकर कुछ अंदर विचार है क्या? सच में कांग्रेस के अंदर एक सोच ऐसी बनी है, लेकिन वो ऑफिशियली बोलना नहीं चाहते कि कांग्रेस का सेक्युलरिज्म का मतलब है कि वो एंटी हिंदू है। सर, कांग्रेस का सेक्युलरिज्म ये एंटी हिंदू है, और एंटी हिंदू का मतलब प्रो माइनॉरिटीज है, और ये कहीं ना कहीं लोगों के अंदर फिट बैठा है। इसलिए कांग्रेस उसको कैसे तोड़ना है उसकी स्ट्रेटेजी बना नहीं पा रही है। नहीं, लेकिन जितने कांग्रेस के प्रवक्ता है, जितने चेहरे हैं, दिग्विजय सिंह हो, जयराम रमेश हो, ये सब तो चुनाव से पहले वाली ही राजनीति, वापस उसी तरह के बयान, उसी तरह की बात करते हुए ज्यादा नहीं लग रहे हैं। कुछ ढर्रा तो बदला हुआ नहीं लगता रवैया। हिंदुत्व के बारे में थोड़ा बहुत दिग्विजय सिंह बोलते हैं, लेकिन दूसरा कोई बोलता नहीं है जी। और वो भी ऐसा है कि अगर दिग्विजय सिंह जी कहते हैं तो फिर विद इन द पार्टी एक सवाल पूछा जाता है कि फिर वो 15 साल से बीजेपी मध्य प्रदेश में क्यों जी। एक ये है, और दूसरा कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है, आपको याद होगा एक जमाने में कांग्रेस में कमलापति त्रिपाठी होते थे, विद्याचरण शुक्ला होते थे, जगन्नाथ मिश्रा होते थे। अभी वो फेस रहा नहीं है, और अब ये कांग्रेस को एक युवा जोश के नाम पे अब ये जो मोदी ने जो 3-4 चैलेंजेस सामने खड़े किए, उसके हिंदुत्व का एकदम सामने एक इश्यू आया है, उसको कांग्रेस को कांग्रेस में ये रियलाइजेशन हुआ है या नहीं इस बात में कि जो जात की राजनीति, जो जनार्दन द्विवेदी ने कहा था कि जात की राजनीति और आरक्षण छोड़े हैं, तो कांग्रेस में अब ये कि जाट का आरक्षण करो, मराठा का आरक्षण करो, आदिवासी वोट की चिंता करो, ये जो है ये सोच में अब परंपरागत कुछ चेंज नहीं हो, चेंज हुआ है, अभी पॉलिसी में रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, एहसास हुआ है। मतलब अभी एहसास हुआ, अभी रणनीति नहीं बनी, नीति नहीं बनी है, रणनीति नहीं बदली, नीति नहीं बदली, क्योंकि जाटों का आरक्षण करने के बाद में यूपी में मार खाया, मराठा को करने के बाद में महाराष्ट्र में मार खाया। अब ये आरक्षण की राजनीति जो है वो प्रदेश स्टेट रीजनल पार्टीज की है। कांग्रेस को क्या करना चाहिए? कांग्रेस के सामने इतनी अभी मुद्दे है। एक इमीडिएट मुद्दा है कि ये जो चुनाव होने वाला है उसके अंदर राहुल गांधी को प्रेसिडेंट करिए, सोनिया गांधी को। दूसरा है, जब से बीजेपी की मोदी की सरकार बनी है, एक हिंदुत्व हर लेवल पे जाता है। अच्छा, मोदी ने दिखा दिया है कि मेरे पास में तो मैं सिर्फ क्वालिटी दिखाऊंगा, कास्ट नहीं चलता है। महाराष्ट्र में वो जो कास्ट जो खत्म की है, या जम्मू में भी ये कि भाई ये हम नहीं, जम्मू कश्मीर में भी नहीं कि कोई जरूरी नहीं कि बिल्कुल मुस्लिम ही बने, अगर मेजोरिटी हिंदू बननी तो हिंदू मुख्यमंत्री बने, वो इस तरह की जब राजनीति कर रहे हैं तो कांग्रेस इसके जवाब में पुराने लकीर पर ही चलेगी या कुछ बदलेगी? कांग्रेस में वो थिंकिंग अभी नहीं है। कांग्रेस में वो थिंकिंग वही है कि आपके वोट कितने हैं। एक कांग्रेस मतलब नेताओं में भी, पदाधिकारियों में भी अभी नियुक्ति हो या आगे उनका प्रमोशन होगा, ये होगा तो उसमें कास्ट बेसिस और ये आधार ये देखा जाएगा, ये रहेगा। एक नेता ने ऐसा कहा कि एक कांग्रेस भाजपा जैसा नहीं है, कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है, लेफ्ट जैसी नहीं है, कांग्रेस ये मास पार्टी रही है। कांग्रेस 1 बूथ 10 बूथ ऐसा चलता नहीं है। लेकिन कांग्रेस जो जीतती थी वो लीडर के नाम पे, और जब लीडर इनिशिएटिव लेता था तब पार्टी जीतती थी। अभी सब सवाल आ रहे फिर लीडरशिप पे। लीडरशिप कैसी है? मतलब ये कि ले देकर कांग्रेस में यदि कुछ विचार भी है तो वो लीडरशिप को, कि राहुल गांधी की लीडरशिप क्या नरेंद्र मोदी के बराबर टिकती या नहीं टिकती, इस पे फोकस है, या ये कि जो वोट का है आधार उसकी ज्यादा चिंता है? वो तो है, कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है। राहुल गांधी तो एक फैक्टर है, लेकिन कांग्रेस की आइडेंटिटी पावर है। अगर कांग्रेस चुनाव हारती है, लगातार हारती है, तो फिर पावर का कैरेक्टर खत्म होगा। हार रही है, और जो कांग्रेस रूल स्टेट्स थे वहां से भी हार रही है। अभी चिंतन चल रहा है उनके अंदर। ये उसका ऑफिशियल उसका कुछ फॉर्मेट नहीं है, लेकिन इसका रियलाइजेशन हुआ है कि नहीं, ये मधुसूदन मिस्त्री है और बाकी जो कोर टीम है राहुल गांधी की, क्या वो कुछ इस पे कुछ किसी तरह का विचार नहीं लगता है? ओपनली नहीं बोल रहे, लेकिन प्राइवेटली वो लोग कंसीड कर रहे कि पहले हम कहते थे कि मोदी डिवाइसिव फिगर है, लेकिन ये हुआ कि उसने यूनाइट कर दिया उसके कॉन्स्टिट्यूंसी को। दूसरा, उसने कहा कि कास्ट इज नॉट अ फैक्टर इन इंडियन पॉलिटिक्स। उसने दिखा दिया कि जो भी मैं देता हूँ गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली कांग्रेस को करना चाहिए।
चाहिए था, लेकिन कांग्रेस 90 के बाद में कांग्रेस की पॉलिसी स्ट्रेटेजी बदल गई। अब प्रॉब्लम ऐसा हुआ कि वो अब फॉलो नहीं करना चाहते। एक जमाने में कांग्रेस समय के साथ बदलती थी, अभी लीडरशिप पॉलिटिकल नहीं है, तो ये सभी प्रॉब्लम मतलब राजनीतिक समझ की कमी का संकट है, जिसके कारण भले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी हो या प्रदेश कमेटियां हो या जितने पदाधिकारी है, या हिम्मत की कमी है जिसके कारण वो सलाह नहीं दे पा रहे हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है, क्योंकि उनको लगता था कि युवा है, राहुल गांधी जवाहरलाल नेहरू जैसे युवा को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनसे बड़ा युवा नरेंद्र मोदी निकले। उनको पता नहीं चला कि अखिलेश यादव बन गए उत्तर प्रदेश में, तो रीजनल क्षेत्र एक तरफ है, नरेंद्र मोदी एक तरफ है, और इनका जो युवा जोश है, एक उनकी स्लोगन होती थी कट्टर सोच नहीं युवा जोश, लेकिन ये जो युवा जोश इलेक्शन में चुनाव में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। जी, तो ये बुनियादी तौर पर कांग्रेस अभी जैसी चुनाव के हार के बाद थी, वही इस नए साल के अंदर भी शुरुआत में भी कांग्रेस उसी दशा में है। एक रिलीफ कांग्रेस के लिए कि इस साल चुनाव में कांग्रेस कहीं नहीं है, क्योंकि बिहार की पार्टी नहीं है। लेकिन 2016 में अगर तैयारी करनी है तो 2015 में करनी पड़ेगी, और वहां कांग्रेस के दो कांग्रेस रूल स्टेट्स के चुनाव है, एक है केरला, दूसरा है आसाम, और वहां फाइट है। वहां कांग्रेस को असली परीक्षा 2000, इसलिए अब वक्त है कांग्रेस के पास एक साल पास करने के लिए, एक साल काम करने के लिए। केसरी जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।